नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेरलॉन ने एक बार लॉ स्टूडेंट के बीच एक बात कही थी कि अगर उन्हें किसी भी तरह से अमेरिकी सरकार के किसी एक्ट यानी कानून यानी बिल पसंद नहीं आता है तो उसको खारिज करने के लिए हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था। मतलब जजों के पास जो अधिकार है उसके अनुसार अगर सरकार चाहे भी तो कोई भी कानून बनाए और उसका तोड़ सुप्रीम कोर्ट के पास ना हो, ऐसी संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है। कोई संभावना नहीं है। और वही बात यहां देखने को मिल रही है। एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार ने 2014 में एक कानून लाया और कानून पास भी हो गया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में 2015 में इसकी सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा एनजेएसी आ जाएगा तो फिर कॉलेजियम खत्म हो जाएगा और कॉलेजियम खत्म हो गया तो फिर हमारा ये जो वर्चस्व है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कुछ फैसले लेने, जजों की नियुक्ति करने, उसके लिए लॉबिंग करने, सिटिंग करने, अपने अनुसार जजों को नियुक्त करने, किनको बनाना है, किनको हटाना है, ये सारे अधिकार तो खत्म हो जाएंगे, सरकार के पास चले जाएंगे। लेकिन जस्टिस हेरलॉन ने जो अमेरिका में कहा था उसका तोड़ तो अमेरिका के पास है और उसने ये तय कर लिया जज की नियुक्ति नहीं करेंगे, सरकार जज बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज भी सरकार के अनुसार बदल जाते हैं। जब कोई नया प्रेसिडेंट बनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बदलता है और दूसरी स्थितियां उनके अनुकूल हो, इसके लिए व्यवस्था की जाती है। हालांकि ट्रांसपेरेंट तरीका है। हालांकि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से धराशायी है, सरकार के चंगुल में है, वहां पारदर्शिता नहीं है, वहां न्याय नहीं है, वहां सरकार के इशारे पर सारे जज चल रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार यह मानती है कि अगर कांग्रेस में, सीनेट में कोई बिल पारित होता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी मनमर्जी से, यानी कि उन्हें पसंद है नापसंद है, इसके अनुसार फैसला न लें क्योंकि वो हमारे पसंद के लोग हैं। हालांकि अगर कानूनी तरीके से ही वो गलत साबित हो तो उसे हटाया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जज की नियुक्ति करते हैं और यहां खानदानी पेशा बन गया है। जजशिप एक ऐसा पेशा बन गया है जिसमें जज के बेटे जज बन जाते हैं। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों को देखिए, अभी सीजेआई संजीव खन्ना है, इनके पिता भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, देवराज खन्ना। इनके चाचा हंसराज खन्ना वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इस्तीफा दे दिया था कि वरिष्ठता को दरकिनार करके उनके अलावा दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया। इंदिरा गांधी की सरकार की बात थी। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। यानी एक दो नहीं, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, कि जज का बेटा जज बन सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए लॉबिंग की जरूरत है। जैसे तीसरी पीढ़ी पर जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ आ चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अभी ये जो इलाहाबादिया का केस आया था उसके पैरवीकार अभिनव चंद्रचूड़ ही थे, उनके पिता रिटायर कर गए, अब ये सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पहुंचे हैं। ऐसे वो 10 साल से वकालत कर रहे हैं, कोई बड़ी पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी लॉबिंग है। और आगे ये संभावना है कि 10 साल के बाद इसी कॉलेजियम सिस्टम से उनको भी जजशिप मिल जाएगा। ये पूरी संभावना दिख रही है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। कुछ दिन वकील बनो, जब वकालत का पेशा बहुत बेहतर न चले तो जज बन जाओ, ये स्थिति है। लेकिन अब जो कैश कांड सामने आया है उसने इतना बड़ा विवाद पैदा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई संजीव खन्ना इसे रोक नहीं सकते।
अब एनजेएसी को लागू होने से रोक नहीं सकते। 2015 में यही बात कही गई है जो जस्टिस हेरलॉन ने अमेरिका में कहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह पसंद नहीं आया। कोलेजियम क्यों खत्म हो? कोलेजियम तो हमने ही बनाया है। जैसे कोलेजियम की बात अगर होती है तो यह व्यवस्था कोई संविधान में नहीं है। आर्टिकल 124 इसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में की गई है और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति के बारे में सीधे तौर पर संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, मंत्रिपरिषद सलाह देगी और साथ ही एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसके लिए सलाह ली जाएगी। इस पर बड़ी बहस हुई और संविधान सभा में भी जब इसकी चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने सीधे तौर पर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह की बात है, उनके मुहर लगाने की बात नहीं है, उनके अप्रूवल का मामला नहीं है। और ये जो आजकल संविधान के कॉपी लेकर घूमते हुए राहुल गांधी जैसे विपक्ष के कुछ और नेता चलते हैं, उनको इस बात की जानकारी है या नहीं, इस पर शक पैदा होता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ही कहा था कि अगर जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अप्रूवल की जरूरत पड़ जाएगी तो इसका मतलब है कि फुल ऑथोरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी, वही जज की नियुक्ति कर सकते हैं। तो जज ही जज की नियुक्ति करेंगे तो ये जो कार्यपालिका का काम है वो उनसे छिन जाएगा और इससे सुप्रीम कोर्ट का एक सुपर ऑथोरिटी बनकर उभरेगी। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। यानी वहां पर कंसर्न की बात की गई है, सलाह की बात की गई है कि सीजेआई से सलाह ली जाएगी, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह मुद्दा उठा 1980s में एसपी गुप्ता का मामला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसे फर्स्ट जजेज केस कहते हैं। और उस जजेज केस में 1980s में सुप्रीम कोर्ट में बहस की गई, बताया गया कि नहीं, यह होना चाहिए कि जो सीजेआई हैं उनका अप्रूवल जरूरी होना चाहिए जजों की नियुक्ति में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही खारिज कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद 90s में फिर से एक सेकंड जजेज केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा नहीं, हमारा वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उससे पहले 20-30 सालों तक लगातार यही चलता रहा। और जिस जस्टिस हंसराज खन्ना की बात कर रहे हैं, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने में यानी प्रमोशन में, जजों के प्रमोशन में, जजों को नियुक्त करने में सरकार की ही भूमिका होती थी। सीजेआई से सिर्फ कंसर्न किया जाता था, यानी उनकी सलाह ली जाती थी। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, 90s के बाद एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जिसमें वरिष्ठता क्रम के 5 जज रहेंगे, सीजेआई के अलावा 4 और जज, और यही सारी नियुक्तियां करेंगे। और उस समय से गड़बड़ियां और पैदा हो गई, क्योंकि कई जज, कई वकील यही बात बोल रहे हैं। और पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने भी ये बात कही थी, ये कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, ये लॉबिंग पैदा करता है, सेटिंग पैदा करता है। इसमें जजों की नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से लॉबिंग की जाती है, हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करो और वहां से सुप्रीम कोर्ट लाओ, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जस्टिस रूमा पॉल ने भी इसका विरोध किया था कि इससे खतरनाक सिस्टम जुडिशियरी में नहीं है, क्योंकि इससे होता क्या है कि बहुमत के जो फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाई जाती है, उसमें भी बड़ी लॉबिंग होती है। आप अलग अलग फैसलों में देखेंगे, जैसे एनजेएसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 5 जजों की बेंच थी, उसमें 4 जज ने एनजेएसी को हटाने के लिए पक्ष में फैसला दिया, 1 जज उनके खिलाफ थे। यह कैसे होता है? 3 जजों की बेंच बनाई जाती है और रोस्टर कौन तैयार करते हैं? सीजेआई। जज कौन कौन होंगे? सीजेआई तैयार करते हैं। और जो बात जस्टिस रूमा पॉल ने बोली थी, उन्होंने यही कहा था कि यह बहुमत का फैसला ये दिखाने के लिए है, वहां पर रोस्टर में ऐसे चेंज किया जाता है, अपने फेवर के जजों को उस बेंच में रखो, 1-2 दूसरे लोगों को रखो, क्योंकि आपको पता है कि वो फैसले जब आएंगे तो ये लोग विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए ये जुडिशियल सिस्टम में ओवरऑल सुधार की जरूरत है, जिसको जुडिशियल रिफॉर्म कहते हैं, और इस पर बहस हो रही है। ये आप लोगों ने तय कर रखा है कि अगर कोई जज करप्ट प्रैक्टिस में हो, किसी के घर में पैसे मिल रहे हो, कैश मिल रहे हो, फिर भी
आप उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होने देंगे। इसके लिए यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ऊपर कोई गंभीर से गंभीर आरोप लगे, पॉक्सो एक्ट के तहत भी लगे, यानी यौन शोषण का आरोप भी लगे, तो उसमें आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। उसके लिए पहले सीजेआई से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। और इसी बात को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जो नेदुम पारा जो याचिकाकर्ता हैं, वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये कैसा सिस्टम है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी बड़े मंत्री, किसी भी अधिकारी, ये सबके खिलाफ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ ही क्यों होना चाहिए? और इस पर सुनवाई है और इस पर तारीख मिल रही है। हंगामा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने सारे डाटा दिए हैं कि देखिए ये जजों की लिस्ट है जिनके में से किसी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे हैं, पैसे लेने के आरोप लगे हैं, किन्हीं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में यानी बच्चों का यौन शोषण करने का भी आरोप लगा है। फिर भी एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजेआई की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। सीजेआई जैसे अभी सीजेआई खन्ना अभी रिटायर होने वाले हैं अप्रैल में ही, और उसके बाद कोई दूसरे बनेंगे, और ऐसी स्थिति में कई मामले लटके हुए हैं जो और लटके रह जाएंगे आगे। जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसमें नए जज आ जाएंगे। कई ऐसे मामले हैं जिसके खिलाफ, जिसमें ये सीजेआई अपने बेंच में बैठे हुए हैं, वो बेंच चेंज हो जाएगा। तो लेकिन ये हंगामा जो चल रहा है उसमें एनजेएसी पर सवाल उठ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा, प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है, मोदी कैबिनेट ने भी कहा कि नहीं, अब तो एनजेएसी लागू करना ही पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि जजों के ऐसी मनमानी नहीं होनी चाहिए। फैसले के रिव्यू की बात चल रही है, मतलब पैसे लेकर फैसले, सेटिंग करके फैसले, संपर्क के आधार पर फैसले, ये नहीं चलने वाला है। इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलो। हालांकि इस नियुक्ति की प्रक्रिया में भी सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। इसमें भी 6 लोगों की जो कमेटी होगी उसमें 3 जज ही होंगे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 दूसरे जस्टिस, उसके अलावा कानून मंत्री होंगे, 2 इमिनेंट पर्सन जो होंगे उसमें से 3 लोग मिलकर चुनेंगे, जिसमें एक सीजेआई भी होंगे, एक पीएम होंगे और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये तीनों मिलकर 2 मेंबर चुनेंगे। ये 6 लोग मिलकर जजों की नियुक्ति करेंगे। इतनी पारदर्शी तरीके हैं, फिर भी इन जजों को लगता नहीं कि ऐसे पारदर्शी तरीके चाहिए, क्योंकि इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अब एनजेएसी पर सहमति बन रही है, विपक्ष भी साथ दे रहा है कि नहीं, ये हमारी बात भी है, क्योंकि राज्यों में सरकार कहीं इनकी भी है और वहां हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। इसी कमेटी से नियुक्ति होगी तो कम से कम उनके मन मर्जी से फैसले तो नहीं होंगे। ये फैसले जिस तरीके से हो रहे हैं उस पर शक पैदा हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज के घर में जब नोटों का पहाड़ मिलना शुरू हो, गड्डियां मिले, अलग अलग जगहों पे अभी इंक्वायरी नहीं हुई है, 783 जजों की प्रॉपर्टी की लिस्ट लानी बाकी है, वो अभी भेजी नहीं गई है, इनकी जांच नहीं हो रही है, तो फिर विश्वास किस पर किया जाए? ये ऐसी छवि खराब हुई है कि अगर इस बार एनजेएसी का विरोध सुप्रीम कोर्ट करता है तो जिस तरह से अभी पूर्व जज सामने आ रहे हैं, वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, वकीलों का भी ये कहना है कि ये जो जज हैं वो कुछ बड़े वकील, यानी कि ऐसे कुछ वकील जो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, सिब्बल सिंघवी जैसे, उन वकीलों के साथ अपने अच्छे रिश्तों का ख्याल रखते हुए कई जमानत दे देते हैं। जैसे सीजेआई हैं अभी संजीव खन्ना, इनके साथ जस्टिस दीपांकर दत्त थे, ये भी सलील कुमार दत्त के बेटे हैं जो जस्टिस हुआ करते थे और वो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। उन दोनों ने, जिसके खानदानी पेशाए रहा है, दोनों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी। क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए तैयार, और जो डेमोक्रेसी खतरे में है, इसी आधार पर सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर, और जिस पर पीएम मोदी ने भी कहा था, अमित शाह ने भी कहा था कि ये चेहरा देखकर जमानत दी गई है, यानी ये फेस वेल है, चेहरा देखो और जमानत दे दो। जमानत पर सवाल नहीं उठ सकते हैं। लेकिन अब एनजेएसी जुडिशियल रिफॉर्म की तैयारी चल रही है और संसद के अगले सत्र यानी मॉनसून सत्र के समय इसको लाया जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि आगे क्या होगा।
जस्टिस संजीव खन्ना तो रिटायर करके बाहर चले जाएंगे, लेकिन कॉलेजियम में बैठे ये जज ये सोच रहे हैं कि आगे के पीढ़ियों पर अब हमारे बच्चे जज पैदा नहीं होंगे, बल्कि वकालत ही करते रह जाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।